नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे अहम और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। घटना में 12 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हुई है, जबकि घायलों की संख्या 13 बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना लगभग 2:45 सुबह की है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक प्रारंभिक सूचना के मुताबिक किसी बात पर तर्क को लेकर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। घटना की सूचना के बाद पीएम मोदी ने कहा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से हुई मौतों से अत्यंत दुखी हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने भी हादसे पर शोक जाहिर किया है। माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतृप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है जो हम आपको बता रहे हैं। शोक संतृप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। इस संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से बातचीत की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। मां आदिशक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा करें। मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिजनों के साथ हैं। ओम शांति। ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। में है जो माता वैष्णो देवी का आधार शिविर है, ये माता का भवन आप ऊपर देख सकते हैं। ये जो पूरा रास्ता यहाँ से माता वैष्णो देवी के भवन की ओर जाता है। और इस समय अगर हम बात करें तो कटरा में भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। कोविड के चलते जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसके चलते भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में नए साल के ऊपर माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और भवन में जो भगदड़ मची है उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोग वो घायल हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइनें आप देख सकते हैं। भारी संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए कटरा पहुंच चुके हैं। अभी तक जो आंकड़ा मिला है उसमें 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे वहां पर भवन के ऊपर जो चलाया गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और सीआरपीएफ के लोग भी वहां पर थे। लेकिन लोगों का हौसला देखिए, अभी भी माता के दर्शन के लिए लोग जो हैं वो यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। बहुत लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। भवन का जो ऊपर का रास्ता था वो पूरा सर्च करने के बाद दर्शन फिर शुरू करवा दिए गए हैं। यात्रा जो रोकी गई थी उसको फिर बहाल कर दिया गया है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो कटरा में इस समय भी पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो कटरा मुख्य बस अड्डे से लेकर लगभग 2 किलोमीटर लंबी कतार यहाँ पर अभी भी लगी हुई है। दर्शन करने के लिए लोग बाहर से पहुँच रहे हैं। हालांकि जो भगदड़ वहाँ पर मची थी रात को, उसको देखते हुए श्राइन बोर्ड ने वहाँ पर बहुत कम संख्या में लोगों को यहाँ से भेजने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन लोग यहाँ पर अगर देखें तो आप माता के दर्शन के लिए आए हैं। रात को वहाँ पर एक बड़ा हादसा भी हुआ है, कई लोगों की जान भी गई है। क्या कहेंगे आप? भाई अब भीड़ तो है ही है, न्यू ईयर का समय है और इसलिए और सब लोग आए हुए हैं और 2 साल से कोरोना का वो दिक्कत थी। अब की बार जो है सभी लोग दर्शन करने के लिए आप कहाँ से आए हैं और क्या? हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं। हाँ जी, लखनऊ से आए हुए हैं। लखनऊ से आए हम लोग। तो क्या कहेंगे आप? वहाँ पर एक हादसा भी वहाँ पे हादसा हुआ है। हम लोग ये कहना चाहते हैं आदमी संयम रखे और विधान रखे, आराम से चले और भीड़ भाड़ में शांति बनाए रखे। ये हमारी बात कृपा है माता रानी से। अगर आप देखिए यहाँ पर कतारें आप देख सकते हैं। ये बस अड्डे का पूरा इलाका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो पूरी इनको कंट्रोल कर रहे हैं लोगों को। लेकिन भीड़ अगर आप देखें तो बढ़ती जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो बाहरी राज्यों से हों या फिर जम्मू कश्मीर के हों, माता के दर्शन के लिए कटरा में पहुंच रहे हैं और कतारें बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं। हालांकि जो बीती रात को हादसा माता के भवन पर वहाँ पर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, लोगों की भी है और श्राइन बोर्ड की भी है कि इतनी संख्या में लोग वहाँ पर एकाएक पहुँच जाते हैं। और जो लोग पहले कटरा में पहुँचे हुए थे भवन के ऊपर, उसके बाद जम्मू से जो लोग पहुँचे या फिर जो बाहरी राज्यों से लोग कटरा में पहुँचे, वो अचानक वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए और वहाँ पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, कटरा। माता वैष्णो देवी के भवन के ऊपर रात को जो भगदड़ हुई है, नए साल पे लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये वो लोग हैं जहां से जो अभी माता वैष्णो देवी के भवन से वापस आए हैं। क्या हुआ था रात को? क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है मनदीप कुमार जी, जिला मोगा मेरा। बागा पुराना शहर का रहने वाला हूँ। और वहाँ प्रशासन की कमी मान लो, चाहे कुछ भी कह लो, वहाँ कंट्रोल नहीं था। संगति इतनी ज़्यादा हो गई थी, भीड़, कोई धक्का मुक्की से कुछ ही नहीं पता लग रहा था किसको क्या हो रहा है। इसी तरह ही लचड़े गए, एक नीचे आ गए, ऐसे कुछ हो गया बस। उस समय क्या हुआ था जब आप वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए थे? कितने लोग वहाँ पर अचानक पहुँच गए? बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ किसी से साथ। मतलब वहाँ से भी आ रहे थे, पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो कितने लोग वहाँ पर घायल हुए हैं जो आपके सामने? आखिर हुआ क्या था उस समय, अचानक हुआ क्या था? बस धक्का मुक्की थी सर, और कुछ कंट्रोल नहीं था, कहने का मतलब। आप बताओ क्या हुआ था? वहाँ ये हुआ था कि यानी कि जिससे जो जाने का रास्ता था ना, तो वो लोग यानी कि जो आप अंदर एंट्री कर रहे थे बदायूं की तरफ, तो वो यानी कि सारा रास्ता उन्होंने रोक लिया। तो यानी जो बाहर निकल रास्ता था उन्होंने बंद कर दिया। तो यानी तो धक्का मुक्की हुई इस तरह। तो यानी कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल कम था वहाँ पे, बिल्कुल जो होना चाहिए ना वहाँ था ही नहीं वो पुलिस स्टेशन। तो ये लोग हैं जो रात को वहाँ पर भवन में थे, जो नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे, पंजाब से, दिल्ली से, बाकी राज्यों से लोग जहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन अचानक लगभग 12:30 बजे के करीब जहाँ भगदड़ हो जाती है, जो लोगों का कहना है कि रास्ता बहुत संकरा था और एकाएक लोग जो हैं वो दर्शन करने की होड़ में माता के भवन की ओर निकलने लगे और जो लोग वापस आ रहे थे उनके आपस में धक्का मुक्की हुई और उसके बाद ही भगदड़ मचती गई और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। लेकिन यात्रा अगर आप देखें तो अभी भी सुचारू है। कटरा में बहुत ज़्यादा भीड़ है, कतारें लंबी लग चुकी हैं, लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। हर कोई नए साल के ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन पर अपने को शीश झुकाने के लिए आता है, मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो माता के दर्शन के लिए लोगों का सिलसिला पहुँचने का लगातार जारी है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, कटरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। माता वैष्णो भवन में मची भगदड़ की घटना दिल दहला देने वाली है। इससे जान माल के नुकसान से आहत है। इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। राहुल गांधी ने ट्वीट कर शोक जताया। माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है। मृतकों के परिवारीजनों को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। हादसे के बाद से प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। साथ ही मौके पर तेजी के साथ रेस्क्यू का काम भी लगातार किया जा रहा है। इसके साथ साथ सीआरपीएफ और श्राइन बोर्ड के जो कर्मचारी थे वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे और जितने भी लोग माता के भवन में भगदड़ में फंसे हुए थे वहां से सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। जो इंजर्ड थे 13 लोग जो हैं उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। कटरा में उनका इलाज चल रहा है और जो जिनकी डेथ हुई है उनकी बॉडीज को हॉस्पिटल कटरा में रखा गया और वहाँ पर उनके आगे की प्रक्रिया चल रही है। कटरा में भगदड़ जो रात को मची है उसके बाद यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी हैं दिलबाग सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद इस पूरी भगदड़ को जो जहाँ पर हालात बने थे उसको मॉनिटर कर रहे थे और सभी टीमों को ऊपर भेजा गया ताकि जितने भी लोग वहाँ पर हैं उनको तुरंत नीचे लाया जा सके। और जो नया मार्ग माता वैष्णो देवी के भवन के लिए बना था ताराकोट मार्ग, वहाँ से एम्बुलेंस सुविधा मुहैया करवाई गई और सभी लोगों को रेस्क्यू करके कटरा में लाया गया है और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है जो इंजर्ड हैं। और जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी पहचान वहाँ पर की जा रही है। कुछ लोग हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है लेकिन अधिकांश लोगों की पहचान हो चुकी है कि वो किस राज्य के रहने वाले और कहाँ के रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो श्राइन बोर्ड के जो ऑफिस है वहाँ जो पंजीकरण केंद्र है जहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, लोग काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो लोग वहाँ पर एक दूसरे के घर वालों से जो चिंतित है वो श्राइन बोर्ड को फ़ोन करके अपने परिजनों के बारे में पूछ रहे हैं और जहाँ पर अनाउंसमेंट करके उनको बोला जा रहा है कि वो अपने घर वालों से संपर्क करें। जो भी लोग कटरा में अपने घर वालों से अभी तक संपर्क नहीं कर पाए हैं क्योंकि बाहर से जो आए हुए श्रद्धालु हैं उनसे सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों में ये आ रही है कि अधिकांश लोग प्रीपेड जो मोबाइल फ़ोन है वो लेकर जहाँ पहुँचे हैं वो नंबर यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना हुआ है कि लोग जो हैं वो बाहर से फ़ोन करके अपने परिजनों जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे उनका हाल चाल पूछने में लगे हुए हैं। और अब यहाँ पर अब देखिए तो कतारें लगी हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर तैनात किया गया है कि लोगों को सीधा ज़्यादा भगदड़ यहाँ पर ज़्यादा रश ना होने पाए जैसा ऊपर भवन में हुआ था, क्योंकि भवन में भी अचानक भीड़ ज़्यादा हो जाने के बाद लोगों को संभालना मुश्किल हो गया था। तो ये पंजीकरण केंद्र है जहाँ पर यात्रा अभी भी जारी है और जो लोग हैं यहाँ पर अभी भी अपने नाम को रजिस्टर करवाने के लिए आ रहे हैं।
नए साल यानी 2022 की पहली सुबह है। इससे पहले रात से ही न्यू ईयर का जश्न शुरू हो गया। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल की शुरुआत हुई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी नए साल की दस्तक के साथ जश्न मनाया गया और आतिशबाजी की गई। कई देशों में नए साल के आगमन को लेकर आतिशबाजी की गई, जो कि काफी मनमोहक दिखाई दी। भारत में भी ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए नए साल के जश्न में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। और आइए अब आपको हमारे सैनिकों के नए साल के जश्न की स्पेशल तस्वीरें दिखाते हैं। नए साल की खुशी में देखिए किस तरह जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में तैनात बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर नए साल का जश्न मनाया और अपने अलग अंदाज में झूमते नजर आए। आज पुराने साल को छोड़कर नए साल में हम कल आगमन कर रहे हैं और मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। नए साल का जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मैं पूरे देशवासियों को अपने बीएसएफ की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि हम लोग यहां पे बॉर्डर पे तैनात हैं, तो हमारे देशवासियों को किसी तरह की डर की ज़रूरत नहीं है। ये श्योर करता हूं कि सीमा सुरक्षा बल जो सीमा चौकियों की रखवाली करती है, वो सदैव अपने कर्तव्य को बड़े अच्छे ढंग से निभाएगी और देशवासियों का जो भरोसा है हम पे, उसको बरकरार रखेगी। नए साल के मौके पर शुक्रवार से ही दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया। आप देख सकते हैं कैसे पूरे राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। राष्ट्रपति भवन का नजारा देखते ही बन रहा है। और दुल्हन की तरह सजा राष्ट्रपति भवन, रंग बिरंगी लाइट से इसको सजाया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कल दुल्हन की तरह राष्ट्रपति भवन सजा और स्वागत किया गया 2022 का। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रंग बिरंगी लाइट वहां पर लगाई गई थी और राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह से सजाया हुआ था। स्वागत किया गया 2022 का, नए साल का मौका। और इस नए साल के स्वागत के लिए आपको बता दें कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन को सजाया गया रंग बिरंगी लाइटों से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। 9 जनवरी को बीजेपी की बड़ी रैली, जनविश्वास यात्रा समाप्त होने पर बड़ी रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। करीब 10 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में रैली होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, 9 जनवरी को बीजेपी की बड़ी रैली, जनविश्वास यात्रा समापन पर यह बड़ी रैली 9 तारीख को होगी। रैली को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। करीब 10 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में यह रैली होगी। जनविश्वास यात्रा समापन पर यह रैली राजधानी लखनऊ में होगी। रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में यह रैली होगी। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता अनामिका। 9 जनवरी को लखनऊ में बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, यानी कि इसके बाद ही माना जाए कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। देखिए, जिस तरीके से अब तैयारी चल रही बीजेपी की ओर से जनविश्वास यात्रा और लगातार चल रही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, पार्टी ने जो कार्यक्रम तय किया है उसके मुताबिक सभी यात्राएं खत्म होने के बाद पीएम मोदी इसके समापन कार्यक्रम के मौके पर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। पहले ये रैली रमाबाई मैदान में होनी थी, लेकिन अमित शाह पिछले दिनों लखनऊ आए थे और उन्होंने जो रूपरेखा तय की रैली की, उसके मुताबिक अब ये रैली डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगी। पीएम मोदी यहाँ पर करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे और 9 तारीख का जो डेट फाइनल की गई है, इसके तहत ये माना जा रहा है कि इसी के बाद, इसी तिथि के बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। लिहाजा ये माना जा रहा है कि इसी के जरिए पार्टी अपने चुनावी अभियान की, चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत कर देगी।
और ये भी माना जा रहा है कि इसी के जरिए पार्टी कम से कम पूरे प्रदेश में बड़ा संदेश देगी, क्योंकि ये जो रैली होगी ये अपने आप में बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसका संदेश लखनऊ से जाएगा। क्योंकि 10 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। पार्टी के जो कार्यकर्ता है या जो पदाधिकारी है उनको भारी भीड़ जुटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खुद इसके पहले जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लखनऊ आएंगे, पूरे कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 9 जनवरी को लखनऊ में आकर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। जो आपने पूछा कि क्या इसी के बाद चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, तो ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी कहा है कि तारीखें समय पर ही होंगी, चुनाव समय पर ही होगा, लिहाजा 10 तारीख के बाद कभी भी अचानक से लगने की उम्मीद बताई जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो उसके पहले 9 जनवरी में पीएम मोदी की बड़ी रैली का करना ये अपने आप में माना जा रहा है कि इसके जरिए पार्टी चुनावी कार्यक्रमों को, चुनावी प्रचार प्रसार को धार देगी और इसके जरिए बड़ा संदेश देने का प्रयास। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अनामिका सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ी हुई थी। लखनऊ में 9 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रैली होने जा रही है। जन विश्वास यात्रा के समापन पर यह रैली होगी। करीब 10 लाख लोगों को यहां पर संबोधित किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में यह रैली होगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अलग अलग जिलों में जन विश्वास यात्रा निकाल रही है, जिसका समापन होगा और 9 तारीख को राजधानी लखनऊ में 10 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और एक बड़ी रैली यहां पर होगी, जिससे समूचे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी 2022 के दंगल को लेकर के, क्योंकि जाहिर तौर पर अब चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बन चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत ठोके हुए हैं। और अब बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी की। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी के बाद शुक्रवार से कन्नौज में एसपी, एमएलसी और इत्र कारोबारी पंपी जैन के घर पर आईटी ने रेड डाली। आईटी की टीमों ने कन्नौज के साथ पंपी जैन के रिश्तेदार और पार्टनर के घर दफ्तर में भी छापेमारी की। इतना ही नहीं, पंपी के मुंबई दफ्तर और घर पर छापेमारी की गई, जहां उनके बैंक खातों की जानकारी ली गई है। दिल्ली, सूरत, लखनऊ, नोएडा, अंबेडकर नगर में आईटी ने इत्र और गुटखा कारोबारियों के घर पर भी रेड डाली, जो कि अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। उनको आईटी की टीम अपने साथ ले गई है। कन्नौज में पंपी के घर पर छापेमारी जारी है। एसपी नेताओं के घर इनकम टैक्स की छापेमारी पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर हमारे नेताओं के घर छापेमारी की गई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है और बदनामी के लिए ये तमाम छापे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों पे पड़ रहे हैं। आखिरकार साजिश क्यों? वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछली सरकार में जनता का लूटा हुआ धन वापस आ रहा है। कि किसी कार्रवाई पर अगर एक भी शब्द उनके मुंह से निकला है तो ये चोर के दाढ़ी में तिनके जैसा है। जांच की जो एजेंसियां होती हैं, अगर वो कार्रवाई नहीं करती, ये तहखाने में छिपाया गया गरीब कल्याण के लिए जो पैसा 280 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, ये कहां से बरामद होता? समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार किया है उसका खुलासा हुआ है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।